अभी अपने 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रस्ताव क्या होता है और स्वीकृति क्या होती है। आज हम ठहराव, जिसको अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये ठहराव होता क्या है। ठहराव के लिए 2 ही मुख्य कंपोनेंट्स हैं, 2 ही मुख्य बातें हैं जो ठहराव को जन्म देती हैं। पहला प्रस्ताव और दूसरा उसकी स्वीकृति। जब एक प्रस्ताव दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, उसके उपरांत वो तुरंत ही ठहराव या वचन का रूप धारण कर लेता है। यानी ठहराव वह अवस्था है जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। साधारण भाषा में ठहराव हम इसे ही कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 उपधारा ई में भी इसकी परिभाषा दी गई है और वो परिभाषा इस प्रकार है: प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। इस प्रकार जो ठहराव है वो हम यही कह सकते हैं कि जब एक प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो वो ठहराव बन गया। मैं इस विषय को थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बच्चे छात्र बीकॉम में पढ़ने आते हैं, उसके पूर्व अगर वो कॉमर्स के भी छात्र रहे हों 10+2 में, उन्होंने कभी भी इस BRF बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं की होती, क्योंकि ये उनके सिलेबस में नहीं है। ये एक नया विषय उनके समक्ष आता है जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं जो बच्चे पहले से नहीं सुने होते। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा छात्रों के भविष्य के लिए भी, या कैसे लिखा जाए। क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि प्रस्ताव की परिभाषा, स्वीकृति की परिभाषा, ठहराव की परिभाषा या अन्य सभी, ये कानून का एक अंश है। और जैसे धारा अभी मैंने बताया कि 2E में ठहराव की परिभाषा दी गई, तो अगर आप परीक्षाओं में धारा का उल्लेख करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ यह जरूर ध्यान रखिए कि धारा 2E ठहराव के बारे में बता रही है और आपने गलती से धारा 2E में स्वीकृति या ठहराव के अतिरिक्त अन्य कोई बात बताएंगे। मान लीजिए आपने धारा लिखा कि स्वीकृति की परिभाषा धारा 2E में दी गई, ये गलत है। धारा 2E में ठहराव की परिभाषा दी गई, तो आपके स्वीकृति की परिभाषा सही होते हुए भी सेक्शन गलत हो जाने से आपका पूरा वो आंसर गलत मान लिया जाएगा। इसलिए अगर आप सेक्शन तभी लिखें परीक्षाओं में जब आप 100% श्योर हों, और नहीं तो आप केवल ये लिख दीजिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार ठहराव की ये परिभाषा दी गई है, अगर धारा आपको याद नहीं है तो। लेकिन अगर आप धारा का उल्लेख करेंगे तो निश्चित रूप से आप दूसरे छात्रों से कुछ अधिक नंबर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो केसेस मैं बीच बीच में मैं बताता हूँ, फलाना वर्सेस फलाना, ये भी जब आप देते हैं, इसका उल्लेख करते हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, तो इस पर भी अच्छे नंबर मिलते हैं। तब ये माना जाता है कि छात्र को बहुत अच्छी समझ है इस विषय की। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स परीक्षाओं में मिलेंगे और परीक्षक की नज़र में आपकी पकड़ इस विषय पर बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब मैं ठहराव के जो आवश्यक लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके जो लक्षण हैं मुख्य रूप से वो इस प्रकार हैं। पहला, 2 या 2 से
अधिक पक्षकार। देयर मस्ट बी 2 or more पार्टीज। प्रस्ताव की ही तरह ठहराव के लिए भी 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने आवश्यक हैं, क्योंकि जब एक प्रस्ताव स्वीकार होता है तभी वो ठहराव बनता है। तो इसलिए ठहराव में भी 2 पक्षकार के होने आवश्यक हैं, जैसा कि प्रस्ताव में है। दूसरा, पारस्परिक सहमति या म्यूचुअल कंसेंट। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हों। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए, इसको हम उदाहरण द्वारा समझें। ए के पास 2 कार है, एक मारुति एक फिएट, और उसने अपनी मारुति कार को बेचने का ब के साथ प्रस्ताव करता है। तो अ ने प्रस्ताव तो मारुति कार को बेचने का किया, लेकिन ब ने अपनी जो स्वीकृति दी वो फिएट कार को खरीदने के लिए दी, क्योंकि अ के पास दोनों कारें थीं। तो यहाँ पर अ और ब के बीच में ठहराव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पक्ष एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं है। प्रस्ताव किसी चीज़ दूसरी चीज़ के लिए जा रहा है, स्वीकृति किसी दूसरी चीज़ के लिए आ रही है। दोनों के भाव में अंतर है। तो इसलिए ठहराव तभी होगा जब दोनों ही पक्षकार एक ही बात पे एक ही भाव से सहमत हो। तीसरा, वैधानिक संबंध या लीगल रिलेशन। ठहराव का जो उद्देश्य है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पक्षकार हैं उस ठहराव के, वो आपस में वैधानिक संबंध उत्पन्न करें। यानी जो ये ठहराव होगा, प्रस्ताव की स्वीकृति होगी, उसके बाद जो एग्रीमेंट बनेगा, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो लीगल होना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक वैधानिक संबंध बने। अ ने ब को अपने घर चाय पे बुलाया, ये वैधानिक संबंध नहीं है, ये सोशल रिलेशन है। लेकिन अ ने ब को अपनी घड़ी बेचने के लिए प्रस्ताव किया और अगर दूसरे पक्ष ने उसको स्वीकार किया, तो इसको कहेंगे कि इन दोनों के बीच का जो ये ठहराव हो रहा है उसका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना है। तो ठहराव के लिए भी आवश्यक शर्त है कि दोनों पक्षों के बीच में जो संबंध हो वो वैधानिक संबंध वाले होने चाहिए। अगला है पारस्परिक संवहन या म्यूचुअल कम्युनिकेशन। म्यूचुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी बात एक पक्ष दूसरे को कहे या दूसरा पहले को कहे, ये बात दोनों की एक दूसरे तक पहुँचे, वो उनको समझ भी लें, उसके क्या अभिप्राय हैं, क्या इंटेंशन है, उसको समझें। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पारस्परिक सहमति, ए ने कार बेचने का प्रस्ताव किया मारुति का, बी समझ रहा है कि फिएट के लिए आ रहा है और उसने अपनी स्वीकृति फिएट के लिए दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन तो हुआ कि अ कार बेचने के लिए ब से कह रहा है, और ब का भी जो बात उसने स्वीकृति दी वो अ तक कम्युनिकेट हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो गया कि दोनों ही पक्ष ये नहीं समझ पाए कि प्रस्ताव किस चीज़ के लिए है, और दूसरा ये नहीं, दूसरे पक्ष की तरफ से जो स्वीकृति आ रही है वो किस चीज़ के लिए आ रही है। तो इसलिए इन दोनों ही पक्षकारों को एक दूसरे के अभिप्राय, जो इंटेंशन है, उसको भी समझना आवश्यक है। क्योंकि अगर ये बात ठीक ठीक नहीं गई दूसरे पक्ष तक, चाहे वो प्रस्ताव के संबंध में हो या स्वीकृति के संबंध में, उसका कोई मतलब नहीं रहता। और अंतिम है परिणाम या रिजल्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो ये अनुबंध करें, ये जो ठहराव करें दोनों पक्षकार, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो केवल इन्हीं दोनों पे पड़ने चाहिए। इन दोनों के एग्रीमेंट से कोई तीसरा इंडिपेंडेंट पक्ष प्रभावित नहीं होना चाहिए। अ ने मान लीजिए ब को 100 का मकान बेचने का वादा कर देता है या प्रस्ताव करता है, जबकि स ने इस तरह का कोई अधिकार
अ को नहीं दिया है। तो यहाँ अगर अ और ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ स के मकान को बेचने का, तो इसमें स प्रभावित हो जाएगा, जबकि वो इस ठहराव का पार्ट नहीं है। तो जो भी ठहराव हो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हों, उसके जो परिणाम हो, रिजल्ट हों, वह केवल इन दोनों ही पक्षकारों को प्रभावित करते हों, इससे कोई तीसरा पक्षकार प्रभावित न होता। अगर ऐसा होगा तो वो ठहराव मान्य नहीं होगा। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं ठहराव के लक्षण के संबंध में। इसमें आगे मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि कभी कभी एक कोटेशन यूज़ किया जाता है, उसके कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में इसको अगर हम कहें तो सब अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन के दो भाग हैं। पहला है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, और दूसरा सब ठहराव अनुबंध नहीं होते। ऐसा क्यों कहा जाता है? अनुबंध, अभी तो ठहराव की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब अनुबंध का मतलब ये होता है कि ऐसे ठहराव जो राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय हैं, मीन्स दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी ठहराव जब अगले पड़ाव पे पहुंचता है तब वो अनुबंध का रूप धारण करता है। यानी अगर आप शुरू से समझें तो पहले प्रस्ताव आया, उसकी स्वीकृति आई, तब वो ठहराव बना, और ठहराव भी कुछ शर्तों को जब पूरा करता है तब वो अनुबंध में परिवर्तित होता है, नहीं तो वो ठहराव ठहराव ही रह जाता है। अब अगर हम इन दो पार्ट को अलग अलग व्याख्या करें, सबसे पहले हम लेते हैं समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। यानी अनुबंध ठहराव से एक आगे की सीढ़ी है, यानी अनुबंध तक पहुंचने के पहले ठहराव तो हुआ ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अनुबंध हैं उसका जो प्रीवियस स्टेज है वो ठहराव का है। तो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, क्योंकि बिना ठहराव हुए अनुबंध हो ही नहीं सकता। लेकिन जो दूसरा इसका पार्ट है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, वो इसलिए कहा जाता है कि ठहराव होने के लिए तो केवल दो बातें चाहिए, प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति, बस। अगर ये दो चीज़ है वो ठहराव हो गया, चाहे वो ठहराव इल्लीगल ही क्यों ना हो। जैसे ब से कहता है कि उस 100 को पीट दे, उसके लिए वो उसको 500 रुपया देगा, ये ठहराव है, हालांकि ये इल्लीगल ठहराव है, ये अवैधानिक ठहराव है, लेकिन ये ठहराव है, ये एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट चूंकि इल्लीगल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित या अनुबंध में परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि अनुबंध की जो मैंने परिभाषा आपको बताई कि ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो, जिसको इन्फोर्स कराया जा सके। इन्फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक दोनों में से कोई भी पक्ष अपने वादे को पूरा नहीं करता तो कानून की सहायता से उसको पूरा कराया जा सकता है। अ ने ब से अनुबंध किया 100 को मारने का, ब ने पैसा भी ले लिया अ से और 100 को नहीं मारा, तो ये बात कानूनी रूप से अ कोर्ट में नहीं जाके कह सकता कि साहब ब ने 100 को मारने के लिए पैसा लिया था और उसने ऐसा किया नहीं, उसको कहा जाए कि वो करे। ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा ठहराव जो किसी दूसरे कानून की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देता है वो ठहराव मान्य नहीं होते। और आईपीसी में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए ठहराव अगर अनुबंध में परिवर्तित होगा तो उसके लिए कई शर्तें होती हैं, जिसका वर्णन हम अभी आगे करेंगे। उसमें ये भी है कि न्यायोचित प्रतिफल हो, न्यायोचित उद्देश्य हो, इसके अलावे दोनों पक्षकार वयस्क हों, अनुबंध करने की योग्यता रखते हों, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो इसीलिए कहा जाता है कि समस्त
ठहराव अनुबंध नहीं होते, लेकिन समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, क्योंकि ठहराव जब हर तरह से ठीक होगा तभी वह अनुबंध के रूप में परिवर्तित होगा। इस संबंध में एक केस मैं बताना चाहूँगा आपको। ये हुआ था श्री वेलफर वर्सेस श्रीमती वेलफर। ये मिस्टर वेलफर जो थे ये ब्रिटेन के निवासी थे और श्रीलंका में नौकरी करते थे। एक बार ये नौकरी से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को अपने साथ लाने के लिए ब्रिटेन गए, परंतु उनकी पत्नी बीमारी के कारण साथ नहीं आ सकी। वापस लौटते समय वेलफर ने अपनी पत्नी श्रीमती वेलफर को 30 पाउंड प्रति सप्ताह देने का वचन दिया, परंतु श्रीलंका में जब वो आए तो अपने वायदे के अनुसार 30 पाउंड प्रति माह नहीं भेज सके। श्रीमती वेलफर ने इस राशि को लेने के लिए अपनी पति वेलफर पर मुकदमा चलाया, परंतु वो सफल नहीं हो सकी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि श्रीमती वेलफर कुछ भी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच ये जो ठहराव हुआ इससे वैधानिक उत्तरदायित्व या लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ये ठहराव कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं था और उनको कोई भी पैसा नहीं दिलाया गया। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य बातें हैं ठहराव के संबंध में। धन्यवाद।